प्रिय छात्रों, ये आज का वीडियो स्पेशलाइज्ड सोमैटिक स्ट्रक्चर पर है। फंगस के थैलस के द्वारा या थैलस में विशेष तरह की जो रचनाएं बनती हैं उन्हें हम विशिष्टता रखने वाले शारीरिक रचना कहते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है राइजोइड। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है राइजा, RHIZA, अर्थात रूट। वाइड्स का मतलब होता है लाइक, जड़ जैसी रचना होती है। ये छोटी जड़ें होती हैं, जड़ जैसी रचना होती है और ये भी तंतुमय होती है, फिलामेंटस होता है और ये माइसीलियम के या थैलस के से निकला हुआ होता है। राइजोइड जो है वो जिस सबस्ट्रेटम पर फफूंद उगता है उसको पकड़े रहता है। एंकरिंग, राइजोइड सर्व एज एंकरी, यानी उसे पकड़े रहता है। अथवा ये ऐसा अंग है जो सबस्ट्रेटम यानी जिस भोज्य पदार्थ पर फंगस उगता है उससे ये जुड़ा रहता है या उसमें घुसा होता है। तो एक तो ये पहले ये पकड़ करता है, साथ ही जिस भोज्य पदार्थ पर फंगस उगता है उससे यह भोजन अवशोषित करता है। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। वीडियो में राइजोपस का चित्र आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एक दूसरी रचना होती है फंगस में जिसे हम एप्रेसोरियम कहते हैं। एप्रेसोरियम सिंगुलर है, एप्रोसोरिया प्लूरल है। एप्रीमियर, यहाँ आप देखें, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ होता है टू प्रेस अगेंस्ट। ये एक सामान्य सी रचना होती है, फूली चपटी हुई, जो हाइफा से बनी होती है या जर्म ट्यूब के सिरे पर बनी होती है। और जहाँ भी ये होस्ट प्लांट पर बनता है वहाँ से खूंटी जैसी रचना निकलती है जिसे हम माइन्यूट इन्फेक्शन पेग कहते हैं। सामान्यतया ये एप्रीसोरियम होस्ट प्लांट के सरफेस पर बनता है जिससे इन्फेक्शन पेग एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करते हुए एपिडर्मल सेल के नीचे तक पहुंच जाता है। ये जर्म ट्यूब को अथवा हाइफा को पौधे के सतह से अथवा सबस्ट्रेटम से जोड़ता है। ये एप्रीसोरिया जर्म ट्यूब से बनते हैं। ख़ास तौर से मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया, रस्ट फंजाई यूरिडिनेल्स में ये एप्रीसोरिया बहुत बनते हैं। इरिसाइफेल्स पाउडर मिल्ड्यू फंजाई में बनते हैं अथवा दूसरे फंजाई में बनते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, अथवा जब ये सैप्रोफिटिक स्टेज में होते हैं फिर तब भी ये एप्रीसोरिया बनता है। ये अंग जो है एप्रीसोरिया, ये अटैचमेंट का काम करता है, जो पकड़े रहता है, एंकरेज का काम करता है।
अब मैं आपको बताऊंगा फंगल टिश्यू प्लेक्टन कायमा। फंगस के द्वारा बहुत तरह की रचनाएं बनाई जाती हैं, फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, उनमें टिश्यू की आवश्यकता होती है। तो फंगस के द्वारा वो टिश्यूज़ बनते हैं। होता क्या है कि इनकी माइसीलियम इतना एक दूसरे से गुथ जाती हैं या आपस में बुन जाती हैं, जिससे फंगस के हाइफा की जो पहचान हो पाती है अलग अलग, वो यहाँ समाप्त हो जाती है। ये प्लेक्टन काइमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू वीव इन काइमा, इन्फ्यूज़न, यानी जो आपस में बुनी गुथी हुई माइसीलियम होती हैं उनसे एक टिश्यू जैसी रचना बनती है, उसे हम प्लेक्टन काइमा कहते हैं। अब ये एक प्रोजन काइमा होता है। ये प्रोजन काइमा धीरे ढंग से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसमें जो हाइफा होता है कम या अधिक इस प्रकार जुड़े होते हैं जैसे ये एक दूसरे से समानांतर रूप से जुड़े होते हैं, गुथे होते हैं या चिपके हुए होते हैं। प्रोजन काइमा के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इनके की कोशिकाएं जो होती हैं लंबी होती हैं और इनकी कोशिकाओं को आप आसानी से अलग अलग पहचान सकते हैं और इनकी व्यक्तिगत पहचान इसमें बनी रहती है। अब मैं आपको सूडो पैरेन्काइमा की बात करता हूँ। इस तरह के टिश्यूज़ में जो कोशिकाएं होती हैं फंगस की, वो काफ़ी घने रूप से आपस में गुथी रहती हैं और लगभग इन सभी कोशिकाओं का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो सब एक समान होता है। ये ओवल अंडाकार होते हैं और जैसे बड़े पौधे में पैरेन्काइमा दिखता है उस तरह से ये दिखते हैं। अभी मैंने लिखा पैरेन्काइमा ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। आप जानते हैं कि फंगस में वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते हैं, तो फंगस नॉन वेस्कुलर प्लांट है। लेकिन ये जो पैरेन्काइमा सूडो पैरेन्काइमा टिश्यू बनाते हैं वो हायर प्लांट्स के पैरेन्काइमा के जैसे ही होता है और इसमें अलग अलग हाइफा की कोई पहचान नहीं रहती है, पहचान मिट जाती है, केवल अंडाकार या गोलाकार कोशिकाएं दिखती हैं। इसके बाद सूडोस्केलेन्काइमा टिश्यू होते हैं। ये बहुत ही घने रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इनकी दीवारें मोटी दिखती हैं और इनके कोशिकाओं का सेल वॉल गाढ़े रंग का दिखाई पड़ता है। अब मैं अभी तक आपको टिश्यूज़ के बारे में बता रहा था, फंगल टिश्यूज़ के बारे में, जिनके चित्र मैं वीडियो में लगाऊंगा, आप देखेंगे, पहचानेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी हाइफा के बारे में बताऊंगा जो आपस में पास पास होके बनाते हैं। ये माइसीलियम स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं और एक दूसरे में गुथे रहते हैं।
और इनको अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, और ये एक दूसरे के साथ हाइफल विच एडेयर क्लोजली, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इनमें एनोस्टोमोसिस होती है और ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं। या देखिए मैंने लिखा है सीमेंटेड टुगेदर, जैसे सीमेंट से दो ईंटें जोड़ दिए जाते हैं, इनमें भी सीमेंटिंग मटेरियल होता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं। एनोस्टोमोसिस होता क्या है, दो हाइफा आपस में जुड़ जाते हैं और जब जुड़ते हैं तो एच के आकार का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम एनोस्टोमोसिस कहते हैं, एनोस्टोमोसिस कहते हैं उस क्रिया को। और ये जनरली मोनोकैरियोटिक माइसीलियम या होमोकैरियोटिक माइसीलियम में विकसित होता है और रिजल्टिंग जो माइसीलियम होती है वो हेट्रोकांट होता है, यानी उनकी न्यूक्लियस एक से अलग प्रकार के होते हैं। आपको चित्र में यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दो माइसीलियम होमोकैरियोटिक होती है अलग अलग, जिनके न्यूक्लियाई अलग अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन जब ये एच शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक माइसीलियम का न्यूक्लियाई दूसरे माइसीलियम का दूसरे माइसीलियम में पहुंच जाते हैं। इस तरह से दो भिन्न तरह के जो जेनेटिकली अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई होते हैं एक दूसरे में पहुंच के उसे होमोकैरियोटिक से हेट्रोकैरियोटिक बना देते हैं। तो एनोस्टोमोसिस ये एक तरह से होमोकैरियोटिक माइसीलियम को हेट्रोकैरियोटिक बनाने के काम में आता है, जो आगे चल कर के रिप्रोडक्शन के काम में आते हैं। कभी कभी ये माइसीलियम अपेक्षाकृत ढिलाई से जुड़े रहते हैं और इनसे एक रचना बनती है जिसे हम राइजोमॉर्फ कहते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है स्क्लेरोशियम। बहुत से फंगस स्क्लेरोशियम बनाते हैं, जिसमें एक फंगस है स्क्लेरोशियम रोल फिजियाई, और ये कल्चर मीडियम पर भी बन जाते हैं और पौधों के सतह पर भी बनते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले एनोस्टोमोसिस के बारे में बताया। इसमें दो हाइफा आपस में जुड़ते हैं, फ्यूज करते हैं कुछ फंगस की जातियों में, और एक या अधिक न्यूक्लियाई एक माइसीलियम से दूसरे माइसीलियम में पहुंचते हैं, जहां दो कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, फ्यूज होती हैं, और इसके द्वारा कंपैटिबल हेट्रोकैरियोटिक स्टेट अवस्था की हेट्रोकैरियोटिक अवस्था उत्पन्न होती है। ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में कंपैटिबल होते हैं। अब आपको मैं कंपैटिबल को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कंपैटिबिलिटी या कंपैटिबल न्यूक्लियस का होना बहुत आवश्यक है। हायर प्लांट्स में भी कंपैटिबल हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन देखी जाती है। जैसे निषेचन तभी होता है जब परागकण का एक गैमीट और एम्ब्रियो का एक एग, जो अलग अलग जेनेटिक सेटअप के होते हैं, आपस में आते हैं, तभी निषेचन की क्रिया होती है। इसको कंपैटिबिलिटी कहते हैं। तो एनोस्टोमोसिस से जो न्यूक्लियाई एक से दूसरे हाइफा में पहुंचते हैं
वो कॉम्पैटिबल हैं, एक दूसरे से फ्यूज कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन में भाग ले सकते हैं। तो एनास्टोमोसिस एक ऐसी क्रिया है जिसमें हेट्रोकैरियोसिस होती है। कैरियोसिस होती है, दो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और इनमें कॉम्पैटिबिलिटी होती है। उम्मीद मैं करता हूँ कि आज का क्लास आपको आसान लगा होगा, रुचिकर लगा होगा। आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखे होंगे। यदि आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ आपको न समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमें बताएं, जिससे कि मैं अगले वीडियो में जब मैं आपसे मिलूं तो आपके दिक्कतों को मैं दूर करने का प्रयास कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, अपने मित्रों को बताते रहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। धन्यवाद।